हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एस्टेट कॉमर्स का पेपर। अगर आप ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी जो तैयारी कर रहे हों डीएसएसबी, एचटेट, सीटेट, केवीएस, कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स। ठीक है, यूजीसी नेट कॉमर्स या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हो, एचएसएससी की एडवर्टाइजमेंट एक्सलेस 2020 या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एलिजिबिलिटी बीकॉम एमकॉम मांगी हो, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा और वो लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि कोई बुक्स से पढ़ने से अच्छा है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने से अच्छा है आप खुद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढो और उन्हें सोल्व करो, उन्हें पढ़ो। ठीक है, बाकी अपनी अपनी ओपिनियन है, आप कमेंट करके बता सकते हो आपकी क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एचटेट का एग्ज़ाम है। जिसको नहीं पता, एचटेट मतलब हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा स्टेट में एग्ज़ाम होता है। अगर किसी को टीचर बनना हो, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब चाहिए, तो ये एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। तो 3 लेवल होते हैं इस एग्ज़ाम के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कहीं कहीं पे इन लेवल की 1, 2, 3 की जगह पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर है पीजीटी का, पीजीटी कॉमर्स का, जो इसी साल हुआ था। और सेट डी अगर किसी ने दिया हो तो अपने आंसर भी मैच कर सकता है। टोटल क्वेश्चन इसमें होता है 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और टाइम मिलता है 2.5 घंटे, 2 hours 30 minutes। ठीक है दोस्तों, और जो ये 150 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये भी डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट्स में। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी 30 क्वेश्चन, पार्ट 3 में भी 30 क्वेश्चन और पार्ट 4 में 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। पार्ट जो 1 to 3 होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा पार्ट, ये चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, ये सबका सेम आएगा। ठीक है, और जो पार्ट 4 होता है ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है कि अगर जो आपका सब्जेक्ट है, मेरा जैसे कॉमर्स था तो कॉमर्स, ठीक है, अगर आप मैथ्स होते तो मैथ्स के 60 क्वेश्चन आते, आपको हिंदी का होता तो हिंदी के 60 क्वेश्चन आते, इंग्लिश का। तो इस तरह से हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे अपना ये वाला पार्ट, 60 क्वेश्चन कॉमर्स के हम सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट 1 होता है कि आप बच्चों को पढ़ाओगे तो यार बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसा सोचते हैं, कैसे समझते हैं। तो उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन आते हैं। जो बीएड कर रहे हो तो बच्चे, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, बीएड में ये सिलेबस में होता है। पार्ट 2 होता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 हिंदी और 15 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपकी लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट होती है। पार्ट 3 होता है जनरल स्टडीज़, ये भी 30 नंबर का होता है टोटल, जो कि सब डिवाइडेड होता है 10, 10, 10। 10 नंबर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के, मतलब मैथ्स के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन जीके के। और लास्ट पार्ट 4 होता है आपका सब्जेक्ट का, जो कि हम सोल्व करेंगे। तो ये 90 से 150 क्वेश्चन अपने वही हैं। तो चलते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस पे। और दोस्तों, ये 1 से लेकर 90 वाले क्वेश्चंस भी मैं सोल्व करूँगा एक और वीडियो बना के। अगर आपको चाहिए हो तो कुछ ही दिन में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए आप कॉमर्स वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, समझें और ख़ुद भी सोल्व करें। याद करने वाले भी होते हैं कोई, तो उन्हें याद भी करें, तो आपकी तैयारी होती रहे। तो आ गए हम दोस्तों पार्ट 4 पे, कॉमर्स वाला पार्ट। क्या स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ अजीब से हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो लेफ्ट में आपका हिंदी आएगा, किसी को हिंदी पढ़ना हो तो, हिंदी समझ में आती हो तो, राइट में अपने इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। और जो स्टार का मतलब है वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो टिक का मतलब है, ये कैंडिडेट ने जो टिक किया तो क्वेश्चन पेपर में, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। स्टार पे आपको ध्यान रखना है, स्टार मतलब करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। तो अलग अलग महानुभावों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग चीज़ों पे। तो ऐसे ही एक थे हेनरी मिन्सबर्ग, उन्होंने मैनेजरियल रोल पे थ्योरी दी थी अपनी। तो क्वेश्चन वहीं से आया है। इस क्वेश्चन में पूछा कि नोट ए पार्ट, इस थ्योरी का पार्ट इनमें से क्या नहीं है। तो प्लानर उनकी थ्योरी का पार्ट नहीं था। तो जिन्हें इस थ्योरी के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मिन्सबर्ग ने
मैनेजरियल रोल की एक थ्योरी दी थी, जो जिसमें उन्होंने 10 रोल्स बताए थे मैनेजर के, ठीक है। तो 10 रोल क्या थे, वो भी 10 रोल 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड थे, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। मतलब डिसीजनल हो गए डिसीजन से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, इंटरपर्सनल मतलब दो ग्रुप्स के बीच, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट कह लो और अपर लेवल मैनेजमेंट कह लो, इन 3 में इसने डिवाइड किया था। टोटल डिसीजन थे 10, रोल्स से 10, टोटल रोल 10 थे। उन 10 रोल्स को भी इसने 3 में डिवाइड किया हुआ था, 3 इंटरपर्सनल रोल, 3 इंफॉर्मेशनल और 3 डिसीजनल। इंटरपर्सनल रोल क्या क्या थे, फिगर हेड, लीडर, लाइजन। और इंफॉर्मेशनल क्या थे, मोनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। और डिसीजनल क्या थे, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। दोस्तों तो इन 10 के 10 में क्या नहीं आता दोस्तों, प्लानर नहीं आता। नोट पे ध्यान देना। तो प्लानर मीट्सबर्ग की थ्योरी का पार्ट नहीं है दोस्तों। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, 1872 में, 1872 में, ये भी याद रखना। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोमिस क्या होता है, तो प्रोमिस की डेफिनेशन देखते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रोमिस। एक प्रपोजल क्या होता है दोस्तों, प्रपोजल मतलब आप एक ऑफर भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रपोजल मतलब ऑफर। अ प्रपोजल या फिर ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है दोस्तों। तो इनमें से क्या, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो सही है ऑप्शन है ऑप्शन 3, एन एक्सेप्टेड ऑफर। देखो इसमें क्योंकि एक्सेप्टेड भी आ गया, इस डेफिनेशन का ये पार्ट भी आ गया और ऑफर वाला पार्ट भी आ गया, दोनों आ गए, तो ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। और देखो हम जैसे ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करने के लिए मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स। जैसे कि आप कि भाई अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ऑफर, वैलिड मतलब क्या है, जो कि वैलिड हो, ठीक है, जो कानूनी तौर पे वैध हो। यहाँ पे हिंदी भी देख सकते हो आप। अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक एग्रीमेंट है और वो कानूनी तौर पे भी सही है तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऐसे आप सभी ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो, आपके आगे की तैयारी रहेगी, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्या था सही आंसर, एन एक्सेप्टेड ऑफर, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। तो इसमें क्या है, द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, अगर आपने ना भी पढ़े हो ना तो आप कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सही आंसर बता सकते हो। तो हम 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और ये लाइन अंडरलाइन मैंने क्या हुआ है, द बर्ड इन हैंड। द बर्ड इन द हैंड का मतलब क्या समझते हो, आपके हाथ में एक पक्षी दे दूँ तो क्या वो आपके हाथ में रहेगा, वो उछलने की कोशिश करेगा, उड़ने की कोशिश करेगा, बात सही है। तो अनसर्टेन है, वो फिक्स नहीं है, वो पंछी, वो बर्ड जो है फिक्स नहीं है। तो ऐसे ही अनसर्टेन क्या है, ये इस ऑप्शन में क्या है हमारा, अनसर्टेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन 3, डिविडेंड्स एंड अनसर्टिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 94। डू पॉइंट एनालिसिस इज नोट, इसमें भी आ गया दोस्तों नोट कि किससे रिलेटेड नहीं है डू पॉइंट एनालिसिस। डू पॉइंट एनालिसिस जिसे ना पता हो तो एक्सप्रेशन विच ब्रेक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेनली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हो। तो उसमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बट ये नहीं आता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड रेशियो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो नोट वाले बहुत आते हैं दोस्तों, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। नोट, ठीक है, नोट फॉर डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक तो आप सबको पता ही होगा, बैंक वाला चेक, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर किसी को ना पता हो तो 11th के कॉमर्स में आता है ये टॉपिक, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो बिल होता है ये भी एक तरह से चेक तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सिमिलर होता है चेक से, ठीक है। तो
इनमें से दोनों के डिफरेंस को लेके क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अ चेक मे बी क्लोज्ड बट नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लोज का मतलब समझते हो आप, अगर आपके पास नॉर्मल एक चेक है, अगर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पेन चला दूंगा ना, तो आप उसको कैश नहीं करवा सकते, अगर आपको ये रूल पता हो तो। ठीक है, इसलिए कभी कभी आपने देखा भी होगा कोनों पे डबल लाइन कर देते हैं। डबल लाइन का मतलब है कि वो कैश नहीं मिलेगा आपको, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो एक खाते से दूसरे खाते में, बट आपको कैश नहीं मिलेगा हाथ में। ठीक है, तो ये बात बिल ऑफ एक्सचेंज में भी लागू होती है। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। अ चेक इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर वाइल अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ड्रॉन ऑन एनी वन इंक्लूडिंग ए बैंकर। तो आप चार ऑप्शन पढ़ लो दोस्तों। ज़्यादा अगर मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 96, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किसको बोला जाता है दोस्तों? तो NNP@FC इसको बोला जाता है हमारी नेशनल इनकम के नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स्ड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP@FC। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 2, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला देखो ऑप्शन फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ डोमेस्टिक तक है। डोमेस्टिक है तो मतलब डोमेस्टिक वाले को कवर करा है इसने। जो बाहर इंडिया के लिए ही, जो हमारी ही कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, वो वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ, नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड वाला। तो ये नहीं हो सकता था। ऑप्शन 3 में ग्रोस आ गया, तो ग्रोस वाला पार्ट नहीं हो सकता। ये इसमें भी ग्रोस आ गया, ये भी नेशनल इनकम नहीं हो सकती। तो नेशनल इनकम का सही ऑप्शन क्या है हमारा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। इसको याद कर लेना, इसको नॉर्मल भी आ जाता है। ये नेशनल इनकम का क्या होता है, फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, NNP@FC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाओ। द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय, कि ये थ्योरी किसने डेवलप की थी दोस्तों? इसके इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मिन्सबर्ग वाला क्वेश्चन था एक ऊपर, एक ये आ गया कि भाई किसने क्या इन्वेंट किया। तो उसके लिए तो मैं आपको बोलूँगा एक सीधी सी नोट्स बना लो, एक नोटबुक बना लो और लिखते जाओ जहाँ पे भी वो क्वेश्चन दिखे, और उसके तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, बस यही है कि ये चीज़ किसने लिखी, तो आपको पता होना चाहिए। तो पाथ गोल थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट हाउस ने दी थी दोस्तों। ठीक है, जो स्टार हैं वो सही आंसर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, वैन द कॉन्सेंट ऑफ एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉन्सेंट मतलब इच्छा, मेरी रजामंदी है इसमें, हम दोनों आपस में कॉन्सेंट है, हम दोनों की एग्रीमेंट है, तो वो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। कोर्जन मतलब भाई डरा धमका के, कोर्जन मतलब डरा धमका के। द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। एग्रीमेंट किसके टाइप? वैलिड बोल सकते हो, वॉइड बोल सकते हो, वॉइडेबल बोल सकते हो। वैलिड का मतलब तो होता है ठीक भाई ठीक, वॉइड का मतलब खाली, कुछ नहीं है उसकी, वो वैल्यू ही नहीं है। और वॉइडेबल मतलब जिसको हम मतलब वॉइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि डरा धमका के लिया गया हो, तो वो उसको कौन मतलब उसको कौन गलत करवा सकता है? ठीक है, उस एग्रीमेंट को कौन वॉइड करवा सकता है? तो कौन सी पार्टी वॉइड करवा सकती है? सिंपल सी बात है, देखो जिसने ली है वो डराया धमकाया, उसका तो फायदा ही है, वो तो करवाएगा नहीं उसे। लेकिन जो डरा धमकाया खुद है, जिसको किसी ने धमकाया, वो चाहे तो उसको एग्रीमेंट को वॉइड करा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी हुज कॉन्सेंट वो सो ऑब्टेन्ड। जिसकी कॉन्सेंट ऐसे डरा धमका के ली गई थी, उसके कहने से या उसके बतौर उसके साइड से उसको एग्रीमेंट को हम निरस्त करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 98 का ऑप्शन 2 सही आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं हम दोस्तों 99। दोस्तों ये क्वेश्चन तो अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हो ना, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए। हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे इनको याद करें और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो मेनली और 2-4 तो बहुत कॉमन है जो आते ही आते हैं हमेशा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन रॉबर्ट लोटनबोर्न। ये भी ऐसा आ गया कि भाई 4 C's, इन्होंने एक थ्योरी दी थी 4 C's से रिलेटेड, इसमें से क्या C नहीं है?
तो क्रेडिट टर्म की इन्होंने कोई बात नहीं करी थी। क्रेडिट टर्म इनकी थ्योरी में नहीं आता। रॉबर्ट ने क्रेडिट टर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा था, इसके बारे में भी लिखा था, इसके बारे में लिखा था, इसके बारे में भी लिखा था, बट क्रेडिट टर्म के बारे में इसने नहीं लिखा था दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, क्रेडिट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दोस्तों किससे रिलेटेड है? जैसे कि आप नाम से ही क्वेश्चन को समझें, अगर ध्यान से देखें तो ऑन पे ध्यान दो एक बार कि भाई ट्रेडिंग ऑन किसके दम पे ट्रेडिंग कर रहा है वो? इक्विटी के दम पे। इक्विटी के दम पे क्या कर सकता है वो? इक्विटी के दम पे और भी ज़्यादा बोरोड फंड्स ले रहा है। समझ में आ गई आपके बात कि भाई किसी के पास इक्विटी उसने बहुत सारी इकट्ठी कर ली, तो अब क्या करेगा वो? थोड़े से बोरोड फंड्स भी लेगा, और बोरोड फंड्स किसके नाम पे मिलेंगे उसे? कि वो बोलेगा देखो मेरे पे इक्विटी इतनी है और मुझे थोड़े और बोरोड फंड्स चाहिए, तो उसको बोरोड फंड्स या फिर डेब्ट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इक्विटी ऑलरेडी है उस पर, और भी ज़्यादा क्या लेगा वो? मोर बोरोड फंड्स एंड लेस शेयर कैपिटल। ऐसे आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, 102। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल एंड रेवेन्यू? ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सिंपल सी भाषा में पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब होता है जो फिक्स्ड हो। ठीक है, कैपिटल को आप क्या कह सकते हो? फिक्स्ड है लंबे समय के लिए। इस शब्द का मतलब ये समझ लो, आप याद रखना हमेशा। और रेवेन्यू मतलब बार बार। ठीक है, अब चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो। अब हम देखते हैं कैसे समझना इसमें। ये इसमें किसकी बात करें? एक्सपेंडिचर की। तो ऐसा खर्चा जो कि लंबे समय तक टिके या लंबे समय तक काम आए। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर फॉर शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट के लिए नहीं होते कैपिटल, मैंने क्या बताया था आपको? लंबे समय के लिए। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे हम कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्री वेयर इज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो फॉर्म्स हो, किसी पे भी कैपिटल और रिवेन्यू हो सकता है। ठीक है, इससे इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई वो फर्म है, बड़ी फर्म है या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री है। इसका मेन मकसद रहता है, कैपिटल का मतलब होता है फिक्स्ड और रेवेन्यू का मतलब होता है बार बार। ये लंबे समय के लिए, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, ये भी नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस वेयर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर नीड नोट। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो जब तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए तो ऑब्वियस ही बात है चौथा तो ऑप्शन सही ही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 103, 103। तो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, मान लो आपके पास भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है, आपको उसमें कुछ नहीं पता, तो भी आप ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचिए, जैसा कि मैंने किया था इसमें। मुझे इन चारों में मैंने ध्यान से पढ़ा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, तो मैंने ये पढ़ा हुआ था सिर्फ हायरार्ची नीड्स अब्राहम मास्लो। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे पता था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता था जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा। तो हायरार्ची नीड्स अब्राहम मास्लो मुझे याद था। तो फिर मैंने ऑप्शन में देखा दोस्तों, ऑप्शन में देखना था मुझे कि ए का थर्ड पे, ए का थर्ड, तो सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसमें ए पे थर्ड हो, तो ये सही था और सही ही निकला ये। तो आप भी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठंडा दिमाग रहेगा एग्जाम में तो आपके ज़रूर क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, आप समझदार ही आपकी देखनी पड़ती है, ये नहीं कि आपको याद है पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। नो, आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, आप कूल माइंड होके करोगे सोल्व, तो कॉमन सेंस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहता है, क्वेश्चन नंबर 104। द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं उनको दोस्तों? ध्यान से एक और बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो एक्सेस ऑफ कैपिटल देन रियल इज वेस्ट। क्या है वो? वेस्ट एज वाटर। कि यार कोई आपका एक ऐसा पार्ट है एसेट का जिसको आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे। समझ में आ रही है बात? तो वो आपके लिए क्या है? एक
वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही वो वाटर्ड कैपिटल है। इसमें सही आंसर क्या है इसका? वाटर्ड कैपिटल। भाई पानी भर रही है वो और कुछ ना उसके बस की, कुछ काम धाम नहीं आ रहा उसका, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ऐसी एसेट जो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो वो क्या हो गई? एक वाटर्ड कैपिटल, ठीक है, वेस्ट कैपिटल बोल सकते हो। उसके बाद भाई आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 105। अ बिल ऑफ ₹2000 फॉर ओल्ड ऑफिस फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राजेश वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वॉज ₹2500। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान से अगर देखो, बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? 2500 की, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी थी? 2500 की। बिचा कितने में है लेकिन उसे सेल सोल्ड कितने में? और 2000 में। तो साफ सा दिख रहा है 500 रुपये का लॉस तो है ही है, 500 रुपये का लॉस तो है ही है। और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। लॉस हमेशा क्या होता है दोस्तों? डेबिट। तो आप इन चारों ऑप्शन में से देखोगे तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में डेबिट में 500 का लॉस नहीं है, डेबिट में 500 का लॉस नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते 3 और 4 ऑप्शन। तो सही ऑप्शन होगा या तो 1 या 2। अब 1 में देखो, हमको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, ठीक है, रेक्टिफाई। तो ये तो सेल, ये तो सही है क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये तो रेक्टिफाइड एंट्री नहीं है, ये सही वाली एंट्री है। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या है हमारी? ये वाली। समझ में आ गई? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरेरी में फिडाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग पूछ रहे हैं दोस्तों ये। तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, अच्छे भाव से किया गया इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन और भी ये एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये कॉन्सेंस एंड आइडम, ये भी कुछ से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंस मतलब कॉन्सेंट से ही बनाई। जब आप अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना शब्द कॉन्सेंट, सहमति। तो एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग। भाई जिस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो मैंने कहा कि भाई मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ 50,000 की, तो तुमने कह दिया ठीक है भाई मैं खरीद लूँगा। अब पता चला मैं तो कह रहा था खिलौने वाली बाइक और वो सामने वाला समझ गया असलियत की बाइक, तो हो गया ना धोखा। तो उस धोखे को बंद करने के लिए होती है ये कॉन्सेंस एड आइडम, कि जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ उसी वे में आप समझो, तो उसके लिए ये टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 107। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, अभी ऊपर आया था जीडीपी वाला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ग्रोस डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक में सिर्फ अपनी अपनी कंट्री का होता है, जो अपने कंट्री में बने हो, और नेशनल में क्या हो जाता है, चाहे वो बाहर बने हो लेकिन बने अपने लिए हैं, बने इंडिया के लिए हैं, तो वो नेशनल में होते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसका मेन डिफरेंस है। डोमेस्टिक और नेशनल में जो मेन डिफरेंस जो पैदा करता है वो कौन करता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब ज़्यादातर 12th का सिलेबस है दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 12th की कोई अच्छी बुक्स लेके DK गोयल उसके MCQ सॉल्व करो तो बेटर रहेगा। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। तो इनमें से कौन सा कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं है? तो भाई इससे भी देखो फ़ायदा होगा कंज्यूमर को, इससे भी फ़ायदा होगा, सिंपल सी बात है। पैट्रोनेज अवार्ड मिलेंगे अगर किसी कंज्यूमर को, उससे खुशी मिलेगी, रिबेट कैशबैक वगैरह मिलेंगे जो उसको खुशी मिलेगी, प्रमोशंस से भी खुशी मिलेगी, लेकिन ट्रेड शो से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं है। तो 108 का सही आंसर है ऑप्शन 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। येट्स करेक्शन। दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो रही है तो इसलिए मैं अब थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 109। येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है? येट्स चाई स्क्वायर टेस्ट से। ये तो आपको याद होना चाहिए, बहुत रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आ गया है भाई नाम वाला कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब और किसने लिखी। तो इन सब के लिए तो भाई जो नाम आते हैं उनके लिए एक नोटबुक बना लो और उनको याद कर लो। F.W. टेलर ने 1911 में दिया था ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है अपना, अब आया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, व्हाट विल द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो भाई अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन को आप एवरेज भी बोल सकते हो दोस्तों। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको डिनोट ऐसे करते हैं एक्स बार से। तो सम अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सम मतलब टोटल कर दो जितने भी, जैसे इसमें ये 5 है ना, इन सब का टोटल कर दो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम्स से। तो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड और टोटल ऊपर करना था इसका टोटल। तो आप चाहे तो इन सबको पहले ऐड करो और फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा 16। और अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है जैसे कि मैंने किया था, भाई हमें पता है 5 से डिवाइड करना है तो बारी बारी सबको करो। देखो ये तो चलो हो नहीं रहा, इसको छोड़ दो अभी। इसको करा तो 2 आ गया, ये भी नहीं हो रहा। 15 को करेंगे तो 3 आ जाएगा और 25 को करेंगे तो आ जाएगा 5। तो 2 3 और 5 ये हो गया। और क्या क्या मिस हो गया था हमारा? 17 और 13। 17 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? आएगा 6। तो 6 ऐसा आ गया। तो इन चारों को आप ऐड कर दो, 16 और 2 8 और 5 और 3 8, 8 और 8 16। सही आंसर आ गया। कैसे भी कर सकते हो जैसा आपको आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 112 112 डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स किससे रिलेटेड है? द कंपनीज एक्ट 2013। वैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, पहले 1956 था, अब ये दोबारा क्या हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, द कंपनीज एक्ट 2013 है 2013। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI आ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप्स। कि जो मायर्स और ब्रिग्स ने जो टाइप इंडिकेटर था वो किससे रिलेटेड था? ये था पर्सनैलिटी टाइप से रिलेटेड। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 दर्शनी हुंडी। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको बताना चाहिए। दर्शनी हुंडी मतलब किससे सिमिलर होता है? डिमांड बिल से। ठीक है, स्टार का मतलब सही आंसर है। ठीक है, टिक जो कैंडिडेट ने किया तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। स्टार का मतलब करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू जो ऑफिशियल आंसर की आई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ ए सीरीज आर 10 and 15 रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। तो भाई मीन और मीडियन दिए हुए हैं तो मोड निकालना है। तो मीन मोड मीडियन का एक कंबाइंड फॉर्मूला है, अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो देखो मैंने लिख दिया है, याद रखना इसे। इसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको याद कैसे करें दोस्तों? जैसे कि भाई ये मीडियन है तो मीडियन हमेशा याद कर लो भाई, मीडियन तो बीच में ही आएगा। मीडियन कहाँ आएगा? बीच में। अब बचे 2, मोड और मीन। अब मोड में मोड ओ क्या था? 0 की तरह। 0 सबसे पहले शुरुआत होगी तो 0 से करेंगे हम, 0 1 2 3। तो मोड लिख दिया इस साइड, मीडियन तो आएगा ही लेफ्ट में, तो बच गया क्या हमारा? मीन। और ये याद कर लो 3 - 2, ये तो बच्चों को याद ही रहता है, बचपन से बोलते हैं 3 - 2 3 - 2। तो बन गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दो 10 और 15, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, सोल्व करके देख लेना और कमेंट करके बताना समझ में आया या नहीं। उसके बाद आते हैं हम, देखो एक कॉमन सेंस वाला ही एक और आ गया। मान लो कि इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको फॉर्मूला पता नहीं है, तो आप ध्यान से एक बार रीड करो उसको। क्या बोल रहा है वो? MV क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेप्ट। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब, डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट मतलब आपने किसी से लोन लिया है, उधार पैसे लिए हुए हैं और उसने 5 साल के लिए दिए हैं, तो जो 5 साल बाद जो टाइम आएगा वो होगा मैच्योरिटी टाइम। और मैच्योरिटी वैल्यू कि भाई 5 साल बाद आप, अगर आज मैंने 50,000 लिए हैं तो 5 साल बाद मैं कितने वापस करूँगा? भाई 60,000। हमने मान लो एक एग्रीमेंट बना लिया, तो 60,000 क्या है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है। NP क्या है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब टोटल प्रोसीड्स कितनी मिली, टोटल पैसा कितना मिला हमें स्टार्टिंग में। N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, साल, और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉस्ट पूछ रहा है कि भाई कितने, आपके लिए कितनी कीमत पड़ी। आपने कहीं से कुछ उधार पैसा लिया है तो आपको कितनी कीमत पड़ी उसकी। मान लो मैंने किसी से 50,000 रुपये लिए और मैं उसको वापस करूँगा 60, तो मेरे लिए 10,000 का ये कीमत पड़ी, इसकी कॉस्ट पड़ी। जो 50,000 का मैंने लोन लिया है इसकी सही कीमत क्या पड़ी मेरे लिए? 10,000। ठीक है, क्योंकि मैंने कितने लिए थे? 50, वापस किए 60, तो 10,000 रुपये क्या हो गए मेरे लिए? कॉस्ट। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो अब हम देखते हैं, हमें मान लो पता नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है हमारे को, तो हम ध्यान, अगर कॉमन सेंस लगाए तो क्या करेंगे? पहले ऑप्शन में देखो, अगर आप ध्यान से देखो
तो माइनस हो रहा है, ये रेट में से माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा तो ऊपर की वैल्यू कम आएगी, ऊपर की वैल्यू कम आएगी। अगर न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन कॉस्ट कभी कम हो सकती है, कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कम में आपको कोई नहीं देगा पैसे, लोन वोन डेप्ट वेट ज़्यादा में ही देगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही सेम है इसके ऊपर ऑप्शन नंबर 4 पे, इसमें भी ऊपर क्या है, माइनस, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस तो कट हो गए, सिर्फ बचे हैं आपके ये दो ऑप्शन, ठीक है। तो देख लो आपके लिए कितनी हेल्प हो गई। अगर आप थोड़ा सा ठंडा दिमाग लगा के कॉमन सेंस यूज़ करो तो 4 में से अगर आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए तो सिर्फ आपको 2 में से चूज़ करना है। 50% पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आपकी कि आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इनमें से उसके बाद आप कर सकते हो। अब तो वैसे उस समय ध्यान नहीं था, लेकिन अब आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये ऑप्शन 3, ठीक है। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल्स टू रेट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और टोटल नीचे वही इन दोनों का ऐड करके एवरेज 2 से डिवाइड किया हुआ है इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ये भी नाम वाले, यार नाम वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, आपको सबको याद होने चाहिए। 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे कन्फर्म, कोई भी एग्जाम हो, कि भाई ये किसने लिखा था, ये फॉर्मूला किसने दिया था। तो इसकी तो आप एक नोटबुक बना लो, उन्हें याद करो, उनको आप समझ नहीं सकते, सिंपल सी बात है, याद ही करना पड़ेगा कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो भाई बैंकरप्सी बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशोज, ये मॉडल किसने दिया था, ये मॉडल दिया था एडवर्ड एल्टमैन ने। ऑप्शन 117 का ऑप्शन 2 सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों। तो इसमें क्या है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000, 1000 का इन्वेस्ट किया आपने और इनफ्लो वापस कितने मिले आपको, 1080। 1000 लगा के 1080 वापस आया, तो कितना रिटर्न आया आपके पास भाई, 8%। सिंपल से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 1000 का 8% कितना होता है, 80। 80 का फ़ायदा हुआ है ना, तो 8%, ठीक है। तो बच्चा भी बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्लैरिकल एरर्स इंक्लूड, ये भी 11th का है। डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं, एरर ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्लैरिकल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो क्लैरिकल में होता है जो मतलब यार लिखते पढ़ते समय हो जाए, ठीक है। तो ओमिशन, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं पहले। तो ओमिशन ये तो होता है भूलने वाला, ये तो है नहीं, ये तो अलग ही है, ये क्लैरिकल नहीं है। उसके बाद एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन किसे बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन उसे बोलते हैं, मान लो आपको अकाउंट तो सही है भाई, राम के ही अकाउंट में डालना था, लेकिन आपने डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिया, या क्रेडिट की जगह डेबिट में डाल दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, या माइनस की जगह प्लस, ऐसी गलती हुई है, तो उस गलती को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये किस में इंक्लूड होता है, क्लैरिकल में इंक्लूड होता है भाई, लिखते समय गलती हुई, समझ आ गई बात। क्लैरिकल मतलब लिखते समय कि भाई डेबिट में डालना था, डाल दिया मैंने क्रेडिट में। तो 119 का सही आंसर है ऑप्शन 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, फॉर्म द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, इनमें से क्या रेशियो एनालिसिस की कमी नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन मतलब किसी चीज़ की कमी, खामी। तो इसका सही आंसर है एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो ये तो एक हेल्प हो गई ना, अच्छी बात हो गई। एड मतलब हेल्प कर रहा है वो, कि प्लान करने में या फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने में कुछ भी। तो ये एक खामी नहीं है, ये तो एक अच्छा ही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। ये भी एक बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, समझने वाला। तो भाई इस क्वेश्चन में हम कह रहा है, वो कह रहा है कि नवीन, सुरेश और तरुण NST पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो क्या है अपनी 5:3:2। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो लिखते जाओ, गिवन को लिखते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया हमने, जैसे NST की ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2। नेक्स्ट रेशियो आपको पता है ना भाई, हिस्से टोटल मिला देते हैं तो वो 1 हो जाता है, और वैसे क्या होता है हिस्से से। तो भाई किसी कंपनी में सुरेश रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर्स वॉज एक्वायर्ड बाय नवीन एंड तरुण इन द रेशियो
2:1। अब भाई वो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश जो था, पहले 3 पार्टनर थे, नवीन, सुरेश और तरुण। अब सुरेश ने क्या किया, सुरेश रिटायर हो गया, तो उसके हिस्से का क्या होगा, उसका हिस्सा जो है वो नवीन और तरुण ले लेते हैं। नवीन और तरुण कैसे बराबर में नहीं बांटते, वो क्या करते हैं, नवीन ज़्यादा लेता है और तरुण कम लेता है, ठीक है, वो 2 हिस्से लेता है उसके और वो 1 हिस्सा लेता है उसका, ठीक है। मान लो जो सुरेश जो रिटायर हो रहा है, अगर मान लो उसका कितना भी पार्ट था, मैंने कह दिया उसके 3 हिस्से कर लो, तो 3 हिस्सों में से 2 तो किसने ले लिए, नवीन ने, और 1 हिस्सा किसने ले लिया, तरुण ने। समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं पहले ही। सुरेश रिटायर हो रहा है ना, तो सुरेश का हिस्सा लिखो पहले। सुरेश का हिस्सा कितना है, 3/10, ठीक है, 3 है ना सुरेश, 3। सुरेश का कितना हिस्सा है, 3, और टोटल कितना है, टोटल ऐड कर लो इन्हें, 5 3 8 और 2 10, तो सुरेश का ये हो गया और ये भी हो गया सुरेश का, ठीक है। तो ये सुरेश का हिस्सा किसने लिया है, नवीन ने और तरुण ने। नवीन ने कितने हिस्से लिए हैं, 2/3, और तरुण ने कितने लिए, 1/3। तो टोटल कितना हो गया, इसको सोल्व कर लेंगे तो नवीन के पास गया 6/30 और तरुण के पास गया 3/30। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये हिस्सा किसके पास गया, नवीन के पास, कहाँ से, सुरेश के पास से। ये वाला हिस्सा किसके पास गया, तरुण के पास, किसके पास से, सुरेश के पास से। अब ऑलरेडी नवीन के पास कितना था, ऑलरेडी नवीन का हिस्सा कितना है, ये वाला आगे वाला n, और ये सबसे आगे वाला 5। तो ये वाला हिस्सा किसका था, नवीन का था, और यहाँ से भी नवीन को मिला सुरेश की तरफ से इतना। तो सुरेश का नया हिस्सा कितना गया, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। जोड़ते कैसे, एलसीएम ले लेना, सेम कर ली, तो ये कितना आ गया इसका 21। ऐसे ही तरुण का पहले कितना था, तरुण का पहले था 2/10, और इसने सुरेश से कितना लिया, तरुण ने 3/30। इन दोनों हिस्सों को ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, 9/30। तो 21:9 ये बन गया। और इसमें भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, तो क्या बन गई हमारी रेशियो, 7:3। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ना आए तो स्लो करके वीडियो दोबारा से ध्यान से सोल्व करो, और नोटबुक में खुद करके देखो। देखने से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो देखने से नहीं आते, जब तक आप खुद अपने हाथों से सोल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो उसको सोल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ के, और कमेंट करके बताना कि आया कि नहीं आया समझ। तो आगे चलते हैं। एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स, EAPs आर, क्या होते हैं ये प्रोग्राम भाई। एम्प्लॉई असिस्टेंस, एम्प्लॉई की असिस्टेंट मिल रही है किसी को, ठीक है। प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देयर एम्प्लॉइज, जो नौकरी पे रखता है वो जिनको रख रहा है उनके लिए जो प्रोग्राम करवाए वो होते हैं। आप पढ़ लेना भाई। एनजीओ का तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, एनजीओ तो अलग ही चीज़ हो गई है, फ्री में जो हेल्प करती है दूसरों की। ये कंपनी ही अपने बंदों के लिए कर रही है, तो यही आंसर सही होगा। ये गवर्नमेंट वाला भी नहीं होगा भाई कि सरकार का अलग काम हो गया, कंपनियों का अलग हो गया, ठीक है। तो पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय, किसने दिया था ये टर्म भाई। ये नाम वाले तो भाई हद कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ गए भाई, याद कर लेना, ठीक है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको याद होना चाहिए तो कि कोई क्या थ्योरी किसने दी थी। पता नहीं ये अलग इस टाइप के क्वेश्चन आते ही क्यों है, मेरे को तो बड़ी नफरत सी आती है। इससे बच्चे का क्या कुछ ज्ञान बढ़ रहा है, किसने भी लिखी हो हमें क्या मतलब, क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, उसका रियल लाइफ यूज़ क्या है वो इम्पोर्टेंट है, बट किसने लिखा है उससे हमारा क्या मतलब भाई, और वो भी अंग्रेज। अपने इंडियन हो तो चलो ठीक है, याद भी रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। बार्स की फुल फॉर्म क्या होती है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स आर ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन सेल्स, ठीक है। स्केल्स और स्केल्स, बिहेवियरल और बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, किसके क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसका सही आंसर है 124 का ऑप्शन सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 125, इसमें क्या पूछा है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन, स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी कह सकते हो आप। तो कब हुआ था ये, 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 को ये स्टेटस इसको मिला था सेबी को। ऑप्शन 2 125 का क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 कि भाई वो कह रहा है इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी है, ठीक है।
तो विच स्ट्रेटेजी इज सुटेबल, कौन सी स्ट्रेटेजी है फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। क्या कह रहा है, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो लेकिन जो क्वालिटी है उस सामान की, मतलब किस तरह का घटिया माल। पैसे तो आप ले लो हाई, लेकिन माल कैसे दे रहे हो, बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया, प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हो। तो इस बात को मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो धोखा नहीं हो जाएगा ये, कि भाई धोखा करना किसी के साथ, गद्दारी, फ्रॉड करना, चीट करना, यही तो बोलोगे। माल दे दिया एकदम घटिया, पैसे चार्ज कर लिए सबसे ज़्यादा, तो ये क्या बात हो गई, धोखेधड़ी की। और अगर आपको इंग्लिश में पता हो तो रिप का मतलब होता है धोखा करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिप ऑफ स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 127, विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द जेनरिक वैल्यू चेन। तो कौन सी एक्टिविटी नॉट इंक्लूडेड, नहीं होती इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड नहीं होती, प्राइस नहीं होता इंक्लूड जेनरिक वैल्यू चेन में। वैसे 5 जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है, मार्केटिंग एंड सेल्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज और ऑपरेशन, ये टोटल 5 होती हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस इसमें नहीं होता। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज डिलीवरी। लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है कि सामान को इधर उधर पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन का, और रखना संभाल के कि वो भीग भीग ना जाए, जल जुला ना जाए, ख़राब ना हो जाए, वो सब लॉजिस्टिक में होता है। 5 प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं किसकी, जेनरिक वैल्यू चेन की। कौन कौन सी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, सर्विसेज, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। प्राइस इसका नहीं होता, ठीक है। और ये वैल्यू चेन क्या, जनरेट वैल्यू, ये जो जेनरिक वैल्यू चेन होती है किस लिए बनाई जाती है, जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर्स टू डिलीवर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये 5 काम आते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, इन द ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। ये बहुत फेमस हुआ था, न्यूज़ में भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए, जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है। इसको भी उन्हीं में लिख लेना। ये थ्योरी किसने दी है, जो नोटबुक है बना लो भाई नाम वाली। क्वेश्चन नंबर 129, 129वां क्वेश्चन, यूजिंग टेक्निकल जार्गन इन कम्युनिकेशंस इज कैटेगराइज्ड एज। टेक्निकल जार्गन, जार्गन का मतलब क्या है, देखो जार्गन, जागरण सुना है, जागरण, जागरण होते हैं ना हमारे यहाँ पे, क्या होता है जागरण में, गाने गीत वगैरह होते हैं ना। वैसे नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो उससे ही रिलेटेड है ये भी। सीमेंटिक बैरियर, ये क्या है, किस में कैटेगरी है, सीमेंटिक बैरियर में। सीमेंटिक बैरियर मतलब, बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स मतलब रुकावट है अलग अलग तरह की। फिजिकल में तो भाई फिजिकल कि भाई कोई छोटे कद काठी का है उसको ये नौकरी नहीं मिली, तो क्या इसमें बाधा आई, क्या बैरियर बना उसका, उसकी छोटी कद काठी, वो हो गया एक फिजिकल बैरियर। सीमेंटिक बैरियर मतलब भाई किसी को भाषा समझ में ना आए, किसी को भाषा, हम जागरण में गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या गा रहा है, तो उसको क्या, कौन सा बैरियर बोलूँगा मैं, सीमेंटिक बैरियर। मीनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर में। तो इसका सही आंसर है सीमेंटिक बैरियर, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल यूज़ कर रहा है चीज़ें, कैसे कर रहा है, टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रही बात, समझ में आ रही बात कि भाई कंप्यूटर वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो समझ में नहीं आई, तो कैसा हो गया, सीमेंटिक बैरियर हो जाएगा, वो शब्द हमें समझ में नहीं आई, टेक्निकल शब्द। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ। कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन में तो सब कुछ बताना, स्पेसिफिकेशन मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ में स्पेसिफिक होना, ठीक है, स्पेसिफिक एकदम किसी एक चीज़ में स्पेसिफिक हो गए, किसी एक चीज़ में पर्टिकुलर, और डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल, स्पेसिफिकेशन एक डिटेल कह सकते हो आप। तो ये किसके पार्ट हैं, किसके एलिमेंट है, जो एनालिसिस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेड टू फाइंड वेज टू ऑल्टर, देखो मैंने अंडरलाइन किया, ऑल्टर द पैटर्न। हर क्वेश्चन में और आंसर में अगर समझ में ना आए तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड या कोई ना कोई ऐसा एक कॉमन सेंस वाली चीज़ होगी जिससे आप करेक्ट कर सकते हो आंसर को। तो ऑल्टर का मतलब क्या होता है, छोटा करना,
ठीक करना उसको किसी चीज़ को। और इन ऑप्शंस में किस क्या है ऐसा, सिंक्रोनाइज करना, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की यार लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई। क्वेश्चन नंबर 132, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व इंडिकेट्स एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। देखो दो चीज़ होती है, होता है एक्सपेंशन या फिर देखो ये दो एक हैं और ये दो एक हैं, मैंने ये किया भी हुआ है। इंक्रीज डिक्रीज एक चीज़ बात होती है और एक ही रीज़न की वजह से होती है, और ये इनका एक रीज़न होता है। ये क्यों होता है, अदर फैक्टर्स, इंक्रीज और डिक्रीज अदर फैक्टर्स मतलब किसी और चीज़ों की वजह से, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किस वजह से होता है, प्राइस की वजह से। मान लो पेप्सी की सप्लाई कम हो गई और मैं उसको दिया कम को, मैंने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी हो गई। कॉन्ट्रैक्शन शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो वो किस वजह से आई कमी, उसी के प्राइस की वजह से कि भाई प्राइस बढ़ा दिया पेप्सी का, इसलिए पेप्सी की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, या डिमांड, ये डिमांड में भी होता है सेम। और इंक्रीज डिक्रीज कब होता है, मान लो कोक के प्राइस बढ़ गए, तो सबको क्या लेना पसंद करेंगे, पेप्सी ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो उस केस में क्या होगा, जब पेप्सी की इस केस में भी बढ़ी, मान लो कोक के रेट बढ़े तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, और पेप्सी के ही रेट कम होंगे तो भी पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। दोनों केस में पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी ना। पहला केस क्या कि भाई पेप्सी ने खुद के रेट कम कर लिए, तो सबके सब डिमांड किसकी करेंगे, पेप्सी की ही करेंगे क्योंकि रेट कम हुआ है। सेकंड केस में क्या है, कोक के रेट बढ़ गए, कोक महंगी हो गई, तो सबको क्या ले रहे हैं, डिमांड किसकी बढ़ेगी, पेप्सी की। तो दोनों ही केस में बढ़ तो रही है पेप्सी ही की ही डिमांड, लेकिन एक केस में बोलूँगा मैं उसको शब्द यूज़ करूँगा एक्सपेंशन, और एक मैं शब्द का यूज़ करूँगा इंक्रीज। इंक्रीज कब करूँगा, जब प्राइस के अलावा किसी चीज़ की वजह से हो तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज, और प्राइस की वजह से चेंजेस आए तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या नहीं है, तो भाई सारे काम करता है, इशू भी करता है वो पैसे, बैंकर्स बैंक जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सब के लिए बैंकर का काम भी करता है, क्रेडिट को कंट्रोल भी रखता है, रेपो रेट वगैरह वही करता है कंट्रोल, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन का काम वो नहीं करता। ये वाला काम कुछ के खाते में आता है कॉमर्शियल बैंक्स के में। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक में नहीं आता, तो ये सही, इसका आंसर 133 का ऑप्शन 4। उसके बाद हाउथॉर्न स्टडीज़ आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई, एल्टन मायो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से, ऑप्शन 3। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 135, इफ़ अ डिविडेंड ऑफ 40% इज डिक्लेयर्ड ऑन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 हैविंग मार्केट प्राइस ऑफ ₹50, देन द एक्चुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर विल बी, एक्चुअल रिटर्न कितना होगा, 8% का होगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सोल्व भी किया हुआ है, इसका सही आंसर है 8%। कि डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड परसेंट, जैसा कि डिविडेंड परसेंट इसमें कितना है 40%, मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू इसमें कितनी है 10, तो डिविडेंड परसेंट कितना हो गया 40%, और 10 कितना आ गया 4, कितना आ गया डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया 4, और रिटर्न कितना हुआ भाई, 50 रुपये लगाए थे आपने, मार्केट वैल्यू कितनी थी 50 की, 50 पे 4 का रिटर्न मिल रहा है, 50 पे 4 का रिटर्न, तो कितना परसेंट हो गया ये 8% रिटर्न, कितना परसेंट रिटर्न हो गया 8% रिटर्न। सोल्व कर लेना, समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके। गला सूख गया हो दोस्तों बताते बताते, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल और लाइक भी कर देना वीडियो, और अपने व्यूज़ भी कमेंट करके बताना, और शेयर भी जरूर करना, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लिंक डाल सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर्स। तो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 इन सब से डील करता है। आगे आ जाओ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ए फर्म इज मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर, दोस्तों सबसे पहले शब्द आ गया प्रोविजन का मतलब पता है आपको, प्रोविजन मान लो एक तरह से कि भाई हुआ नहीं है लेकिन मैं खुद से रेडी होता हूँ कि भाई मैंने मान के चल लिया ये मेरा नुकसान कल को हो सकता है, उसके लिए रेडी हूँ ना। ठीक है भाई, 10,000 रुपये मैं साइड हटा के रख रहा हूँ कि कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो काम आ जाएगी।
ठीक है, उसी को प्रोविज़न बोला जाता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, अब यहाँ पे बैड डेट्स मतलब वो डेट्स क्या होते हैं? डेट्स मतलब जो भी पैसा हमें लेना है किसी से, मान लो मुझे राम से और शाम से मिला के 10,000 रुपये लेने हैं, तो वो क्या हो गए? मेरे डेट्स हो गए, ठीक है, मुझे लेना हुआ, मेरा फ़ायदा। लेकिन बैड डेट्स का मतलब क्या हो गया? बैड, भाई मुझे पता है उनमें से शाम जो है ना वो थोड़ा नकली बंदा है, वो देगा नहीं, उसके चांस कम है, तो वो बैड हो गया, उसका मैंने प्रोविज़न मान लिया कि ये तो नुकसान है ही है, ठीक है। एट 5% ऑफ डेटर्स एंड अ प्रोविज़न फॉर, जितने भी डेटर है ना उस पर 5% का, जैसे इसमें डेटर है 20,000, तो इसमें से बैड कितने हैं? 5%। 20 का 5% निकाल दूंगा तो वो मेरे खतरे वाले हैं कि भाई इसका मिलना मुश्किल है। उसके बाद एंड ए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट्स, और एक और डिस्काउंट का भी प्रोविज़न है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहेंगे भाई हमें थोड़ा डिस्काउंट दे, डिस्काउंट का भी खर्चा आ सकता है, नुकसान आ सकता है, तो उसका भी प्रोविज़न बना लिया, ठीक है। नुकसान वाली चीज़ किसी का भी प्रोविज़न बनाना, वो होता है प्रोविज़न। एक तो बना लिया बैड डेप्ट का प्रोविज़न और एक बना लिया हमने डिस्काउंट का प्रोविज़न। तो पहले बनाया था हमने बैड डेप्ट का 5%, तो 20,000 पे 5% का तो 1,000 आएगा, 2 पंजे 10, सिंपल सी बात है। फिर बचा हमारा 19,000, पहले बैड डेप्ट हुआ, उसके बाद डिस्काउंट का, डिस्काउंट कितने का? 2.5%, कितने का? 2.5, तो 19,000 का 2.5% करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 475। सोल्व अगर नहीं आता जिसको, ऐसे सोल्व करते हैं, 19,000 इंटू में 2.5 की एक पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो तो 475 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना नुकसान ना फ़ायदा, ना नुकसान ना फ़ायदा, उसको पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेफ्टी क्या होगी? ब्रेक इवन से जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो सब सेफ है मेरा, सिंपल सी बात है ना। द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वही सेफ है। क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ना फ़ायदा हो रहा ना नुकसान, उसके नीचे रहूँगा तो मेरा नुकसान है भाई, और उसके ऊपर जाऊँगा तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो सेफ है, ऊपर इसलिए फ़ायदा। तो इसका आंसर सही हो गया ऑप्शन 1। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ GE 9 सेल मैट्रिक्स आर, ये ऐसे ही एक था भाई GE 9 सेल मैट्रिक्स करके, उसने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे बताया था। हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है आपको? हॉरिजॉन्टल होते हैं हमारे ऐसे 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 ऐसे, मतलब लेटे हुए, ठीक है। वर्टिकल होती है हमारी ऐसी ऐसी लाइन, ऊपर नीचे, ये हो गया वर्टिकल, V से याद कर लो, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जैसा कि अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, तो एक ने समझाया था कि GE मैकेंजी स्ट्रेटेजी टूल फॉर मल्टी बिजनेस कॉरपोरेशन टू प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट अमंग बिजनेस यूनिट्स। तो ये अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो ये किससे रिलेटेड है? मान लो कि मेरे 3-4 बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो तीन चार बिजनेसेस हैं, तो मैं किस में पैसा ज़्यादा लगाऊं, उसी को कैलकुलेशन करना, वही इससे रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। तो उसको एक चार्ट बना के हम देखते हैं। एक इस लाइन पे कर देते हैं वर्टिकल वाली पे अट्रैक्टिवनेस, और इस पे कर देते हैं स्ट्रेंथ क्या है हमारे बिजनेस की, ठीक है। तो ऐसे करके सोल्व होता है वो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 140, इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो सिंपल आंसर है इसका, तो सिंपल रैंडम मतलब अचानक से बिना किसी भेदभाव के कोई भी निकाल देना सैंपल, तो उसमें इक्वल चांस होते हैं, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में सभी के इक्वल चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 141वां, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। रेयर मतलब बहुत, रेयर का मतलब ही क्या होता है कि जो बहुत कम हो, जो कि बहुत कम हो। तो बहुत, और पॉइजन भी कितना दोगे? बहुत कम ही दोगे, ज़्यादा ना दे दो तो उसको पता ही चलेगा, जहर देने वालों को खाएगा नहीं, मरेगा ही नहीं। वैसे ट्वेल्थ मैथ्स में भी है ये,
तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन वहीं आता है जहाँ पर रेयर इवेंट हो, जहाँ पे क्या हो, रेयर या फिर बहुत ही कम वाला, बहुत ही कम वाली चीज़ें आए, वहीं पे होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट आर थर्बलिक्स? तो द गिलबर्ट्स क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर लेबलिंग 17 बेसिक हैंड मोशंस, हाथों से मोशन करके उसने पता समझाया था, तो वही था थर्बलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट उसका तो 142 का आंसर हो गया ऑप्शन 1। 143 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गिफ्ट गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ गिफ्ट गुड्स में नहीं ऑपरेट होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि भाई जैसे जैसे कीमत बढ़ती है ऐसे से डिमांड कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। लेकिन गिफ्ट गुड में ये रूल काम नहीं करता। गिफ्ट गुड को अगर आप, मैं एक एग्जांपल दूं, कोई लग्जीरियस प्रोडक्ट है, मान लो कि जो दर्शाए, जैसे कोई हीरा है, कोई हीरा, जितनी ज़्यादा उसकी कीमत होगी ना उतने लोग पागल होंगे उसको लेने के लिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के लिए उनकी कीमत, कोई पेंटिंग्स होती हैं कि जितनी वो महंगी होती है ना उतने ही वो लेने की कोशिश करते हैं, बोली लगाए चले जाएंगे। वो गिफ्ट गुड्स की तरह है। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मान लो दो क्वालिटी के हैं दूध, एक है टॉप क्वालिटी, एक थोड़ा कम क्वालिटी। अरे यार टाइम बहुत हो रहा है इस वीडियो में। तो आपने पढ़ाई होगा 11th में है गिफ्ट गुड सी, इसका सही आंसर है लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट, नहीं ऑपरेट होगा, किस में नहीं होगा, गिफ्ट गुड में। क्वेश्चन नंबर 144 में, डैश इज अ रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। तो 144 का सही आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 145, सही सीक्वेंस क्या है टीम डेवलपमेंट का? तो सही है इसका फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। इससे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, टिक से कोई मतलब नहीं हमारा, इसका सही आंसर है ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन इसका सही है, ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, 146वां क्वेश्चन, विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड? ग्राफ की हेल्प से क्या नहीं बन सकता दोस्तों, मीन नहीं हो सकता सोल्व ग्राफ से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 147, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है? प्रेफरेंस शेयर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 148, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 विच क्लोज इज नॉट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम? तो नोवेशन क्लोज नहीं है। नोवेशन मतलब कुछ नया करना चाहो आप, अलग सा कुछ करना चाहो, तो ये क्लोज इस कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट नहीं है। उसके बाद भाई, व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स एंड वाई एज गिवन? तो भाई कैसा कोएफिशिएंट है मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। मान लो मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये है 10 20 30 40, ये भी है 10 20 30 40, ठीक है। अब भाई पहले तो x का लेते हैं, पहले लेंगे x, 10 का है यहाँ, y पे 50, तो 1 2 3 4 10 पे ले लिया, अब 50, एक ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ बन गया मेरा। उसके बाद 20 पे 40, 20 पे 40, फिर 30 पे 30, 30 पे 30, तो एक तरह से सीधी लाइन सी आ रही है, इन तीनों पॉइंटों का मैं जोड़ दूँ तो सीधी आ रही है। तो ये कैसा बन गया मेरा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। देखो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे पहले 20 था, अब किस पे आ गया, 30 पे, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे ऊपर भी मैंने सोल्व किया, अगर आप इस वाले में समझ जाओ तो ये देखो, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। तो कैसा हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट -1, तो सही आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन। क्या है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
और हो भी नहीं सकते किसी कंपनी में। और मिनिमम कंपनी बनाने के लिए 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो इस तरह से ये ख़त्म होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। कुछ कमियां भी रही होंगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही किया है यूट्यूब चैनल। अभी ज़्यादा देखो, रियल लाइफ में समझाना और वीडियो में समझाना बहुत ही डिफरेंट होता है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी सपोर्ट करोगे। प्लीज़ बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सभी वीडियोस लाइक कर देना। और दूसरे वीडियोस भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो भी देखना। और कमेंट करके बताना कैसा लगा, कौन से एग्ज़ाम पेपर्स आपको चाहिए। थैंक यू, बाय।